हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ये चेपी की लास्ट यूनिट, 5th यूनिट, जिसमें अपन बात करें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से आर्गन होते हैं और उनके बेसिकली कौन कौन से फंक्शन होते हैं। और अपन बात करेंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है और ये कैसे स्टार्ट होती है, मतलब ये इसके कितने एज में स्टार्ट होती है, कितने एज में ख़त्म होती है। तो अपन कंप्लीट लेक्चर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन देख रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो इसके बेसिकली 5 पार्ट होते हैं। पहला यूट्रस, दूसरा फैलोपियन ट्यूब, फिर ओवरी, फिर कर्विक्स एंड फिर अपन देखेंगे कि इसमें यूट्रस के अंदर कौन कौन सी लाइनिंग होती है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कितनी लाइनिंग होती है, कितनी परतें होती हैं बोले तो कंप्लीट लेक्चर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूट्रस इट इज़ द हाइलो मस्कुलर आर्गन लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। मतलब ये हाइलो मस्कुलर आर्गन मतलब हाइलो मतलब गड्ढा, मतलब एक गहरी नुमा संरचना है। लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन मतलब यह पेल्विक रीजन मतलब कमर के नीचे होता है, निचले वाले भाग में होता है, इसलिए इसे अपन पेल्विक रीजन बोलते हैं। ब्लैडर इन फ्रंट एंड रेक्टम इन बिहाइंड मतलब यह ब्लैडर के एकदम सामने होता है। कौन? यूट्रस। अपन यूट्रस की बात कर रहे हैं तो ये ब्लैडर के फ्रंट में होता है और रेक्टम के बिहाइंड में होता है। अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमी ऑफ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट इन फंडस, बॉडी एंड कर्विक्स। जो यूट्रस होता है वो एनाटॉमी के हिसाब से 3 डिफरेंट भागों में डिवाइड होता है। पहला फंडस, दूसरा बॉडी और तीसरा कर्विक्स। फंडस सबसे ऊपरी पार्ट होता है और बॉडी मिडिल पार्ट होता है और कर्विक्स मतलब स्टार्टिंग पार्ट होता है जो वेजाइना से कनेक्ट होता है। तो फंडस इज द अपर पार्ट हैविंग 2 फैलोपियन ट्यूब मतलब ये सबसे ऊपरी पार्ट होता है, ये दोनों फैलोपियन ट्यूब से अटैचमेंट होता है। ओपनिंग बॉडी इज द मिडिल पार्ट विथ लाइन्स बिटवीन फंडस एंड कर्विक्स मतलब ये जो बॉडी पार्ट होता है ये मिडिल पार्ट होता है, ये फंडस और कर्विक्स दोनों के बीच में होता है। इस अपन देखते हैं कि कर्विक्स क्या होता है। कर्विक्स इज द कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द वेजाइना एंड ओरिफिस कॉल्ड इंटरनल ओएस एंड एक्सटर्नल ओएस। जो कर्विक्स होता है वो वेजाइना का कंटिन्यूएशन पार्ट होता है, मतलब सबसे फ्रंट पार्ट कर्विक्स होता है, उसके बाद वेजाइना, फिर बॉडी, फिर जो यूट्रस होता है, यूट्रस का पहला पार्ट कर्विक्स कहलाता है, फिर बॉडी और फिर उसके बाद फैलोपियन ट्यूब सबसे ऊपर पार्ट में होता है। अपन फिगर में देखते हैं कैसे होता है। ये जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इस वाले भाग को ये वाला भाग है इसे अपन कर्विक्स बोलते हैं और ये कंटिन्यूएशन पार्ट होता है वेजाइना से। और ये बॉडी वाला पार्ट है और ये फंडस सबसे ऊपरी पार्ट जो ये दोनों ओवरी से अटैचमेंट में रहता है, और ये बॉडी वाला पार्ट और ये कर्विक्स। तो जो ये कर्विक्स होता है वो कंटिन्यूएशन पार्ट होता है वेजाइना का। एंड ऑरिफिस कॉल्ड इंटरनल ओएस। ऑरिफिस मतलब छिद्र, मतलब जो कर्विक्स में छिद्र रहता है उसे अपन ऑरिफिस बोलते हैं। और ये इंटरनल ओएस एंड एक्सटर्नल ओएस, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल भी होता है। अब अपन देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, अथवा इसे यूट्रेटिंग ट्यूब भी बोलते हैं। दीज आर 2 नंबर्स विच अराइज इन साइड ऑफ अपर एंगल टू यूट्रस। जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो 2 नंबर्स की मतलब 2 प्रेजेंट होती है बॉडी में, और वो कहाँ प्रेजेंट होती है? यूट्रस के एंगल में, दोनों साइड में ऐसे करके संरचना जो बनाती है यूट्रस, ऐसे उसमें ये सिचुएटेड होती है। इट हैज़ यूटराइन एम्पुला एंड फिम्ब्रियल एंड यूट्रेमा इंड मतलब ये यूटेराइन से शुरू होती है और फिम्ब्रियन के इंड में मतलब ख़त्म हो जाती है, मतलब इसका पार्ट ख़त्म हो जाता है। इट अटैच टू द वॉल ऑफ यूट्रस एम्पुला स्लाइटली इनलार्जमेंट नियर फिम्ब्रियल। ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये अटैच होती है किससे? एम्पुला से, और ये फिम्ब्रियल के सबसे पास में होती है। फिंगर मतलब जो ओवरी होती है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे अपन फिम्ब्रिया बोलते हैं। तो फिम्ब्रियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। जो फिम्ब्रिन होती है वो फिंगर लाइक मतलब अंगुली नुमा संरचना होती है, जैसे हमारी हथेली होती है चारों तरफ से, वैसे उसकी संरचना होती है। इट मेड ऑफ इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। जो फैलोपियन ट्यूब है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे पहली इंडोमेट्रियम जो म्यूकोसल लेयर से बनी होती है, मायोमेट्रियम मस्कुलर लेयर से, एंड पेरीमेट्रियम पेरिटोनियल लेयर से। अपन देखेंगे आगे की कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें जो फिम्ब्रिन है उसमें 3 डिफरेंट लेयर प्रेजेंट होती है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड
पेरीमेट्रियम। अकॉर्डिंगली टू द फैलोपियन ट्यूब इट वर्क एज द पैसेज फ्रॉम ओवम फॉर द ओवरी टू यूट्रस इन द आल्सो एरिया फॉर फर्टिलाइजेशन। जो वो फैलोपियन ट्यूब होती है उसका मेनली वर्क है, मतलब जो ओवा निर्माण होता है उसका पैसेज करना, मतलब ओवरी से ट्रांसफॉर्मेशन करना यूट्रस में, इसका फैलोपियन ट्यूब का मेनली यही फंक्शन होता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है जो वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। जब ओवम से एक निकलता है और वो 28 दिनों तक इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही रहता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू बाहर निकल जाता है। और जब अगर ओवम मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर उसमें भ्रूण का निर्माण होने लगता है। तो वही है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो मतलब मेनली फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। अब अपन देखते हैं कि ओवरी क्या होती है। लेकिन उससे पहले डायग्राम देख लेते हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जो इसका फ्रंट पार्ट मतलब ये जैसे दिख रहा है आपको, सेम ऐसे ही बॉडी में होता है। सबसे निचला पार्ट कर्विक्स कहलाता है जो विजाइना से कनेक्ट होता है, और ये यहीं पे जो छिद्र दिख रहा है इसी को अपन इंटरनल ओएस बोलते हैं, इंटरनल ओएस अथवा ओरफिस। और ये जो यूट्रस है यहाँ पे भ्रूण का निर्माण होता है, ये बॉडी पार्ट होता है, और ये 2 ओवरी प्रेजेंट होती है, और ये वाली ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसी से ओवरी का निर्माण होता है, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। और फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पे जो ये अम्पुला होता है फैलोपियन ट्यूब का, वहाँ पे एक निर्माण होने के लिए रहता है। और फिर जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये भ्रूण का निर्माण होकर यहाँ पे यूट्रस में आ जाता है, और ओवरी ओवम का डेवलपमेंट होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई तो ये 28 दिन बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रूप में ये बाहर निकलता है, जिससे अब ब्लीडिंग भी होती है। तो ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये अपर पार्ट है फंडस जो अपन बात कर रहे थे, और ये बॉडी, और ये कर्विक्स, और ये फैलोपियन ट्यूब, और ये वाला पार्ट एम्पुला। यहीं पे ओवरी से ओवम निकलने के बाद 28 दिनों तक यहीं पे ओवम रहता है एम्पुला में, और फिर इससे बाद बाहर निकल जाता है। तो अपन देखते हैं कि इसकी जो लेयर होती है क्या यूट्रस की, वो 3 डिफरेंट लेयर होती है। सबसे आउटर लेयर पेरिटोनियल लेयर पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम, और सबसे जो इनर लेयर होती है वो इंडोमेट्रियम की होती है। और ये इंडोमेट्रियम की लेयर सबसे अधिक एसिडिटी होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिडिटी रहती है। अपन देखते हैं कि ओवरी क्या होती है। दीज आर 2 ओवरी प्रेजेंट इन ईच साइड ऑफ द यूट्रस, मतलब जो ओवरी होती है वो 2 प्रेजेंट होती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है? यूट्रस के ऊपर, मतलब बगल में। आप देख सकते हैं ये जो यूट्रस है इसके बगल में ओवरी प्रेजेंट होती है। तो वही है कि दीज प्रेजेंट इन ईच साइड ऑफ यूट्रस, इट इन इनर पार्ट मेड अप बाय सॉफ्ट टिश्यू एंड स्ट्रोमा। जो यूट्रस की इनर पार्ट बना होता है वो सॉफ्ट टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसे अपन स्ट्रोमा भी बोलते हैं। एंड आउटर सरफेस कॉल्ड ग्राफेन एपिथेलियल, और जो ये आउटर सरफेस ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये ग्राफेन फॉलिकल का बना होता है। विच इज मेड ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। जो ग्राफेन फॉलिकल है वो बेसिकली एक एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, लेकिन उसे अपन ग्राफेन फॉलिकल भी एपिथेलियम भी बोल सकते हैं और एपिथेलियल टिश्यू भी बोल सकते हैं। विथ कंटेन फॉलिकल, दीज ग्राफेन फॉलिकल कंटेन सराउंडिंग बाई लिक्विड फॉलिकल। जो ग्राफेन फॉलिकल होता है उसके सराउंडिंग मतलब लिक्विड प्रेजेंट होता है। ये जो आप देख सकते हैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसके सराउंड एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, और वो लिक्विड इन ओवम के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अपन देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो ओवरी के सराउंडिंग में ग्राफेन फॉलिकल में लिक्विड होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवम सिक्रेशन। मतलब जो ओवम भ्रूण के ओवरी के अंदर ओवम का निर्माण होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो कहाँ से रिलीज होता है? सिक्रेशन ऑफ ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन अकॉर्डिंग टू द LH एंड FSH। वो ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल में 2 स्पेसिफिकली हार्मोन पाए जाते हैं, सेक्सुअल हार्मोन, उनके माध्यम से रेगुलेट होता है, और वो रेगुलेट LH और FSH के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपको LH और FSH नहीं पता है तो मैंने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बताया, आप उसमें देख सकते हैं कि LH और FSH क्या होता है। FSH को अपन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं और LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो अपन देखते हैं कि ये जो कर्विक्स है, जो फ्रंट पार्ट होता है यूट्रस का,
जो वेजाइना से कनेक्ट होता है वो क्या होता है? तो कर्विक्स इज द ओपनिंग ऑफ यूट्रस। जो कर्विक्स होता है वो सबसे ओपनिंग पार्ट होता है यूट्रस का, एंड प्रेजेंट इन द कॉन्स्ट्रक्टेड पोजीशन, इट इज द कंटिन्यूशन पार्ट ऑफ वेजाइना। मतलब ये सबसे ओपनिंग पार्ट होता है और ये वेजाइना का कंटिन्यूशन पार्ट होता है जो यूट्रस में पहुंचता है। इट फंक्शन डिपेंड ऑन द हार्मोनल सिक्रेशन, और कर्विक्स का मेनली फंक्शन है हार्मोन का रेगुलेट करना और उनको सिक्रेट आउट करना। अब अपन देखते हैं कि लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस में कौन कौन सी लाइनिंग होती है। तो यूट्रस में बेसिकली 3 लाइनिंग होती है, मैंने आपको बताया है। वो बेसिकली इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम इट इज द मेड अप म्यूकोसल लेयर। जो इंडियोमेट्रियम होती है सबसे इनर लेयर होती है, वो म्यूकोसल लेयर से मिलके बनी होती है। और जो मायोमेट्रियम होती है वो जो मायोमेट्रियम होती है वो मिडिल लेयर होती है यूट्रस की, और वो मस्कुलर लेयर से मिलकर बनी, मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और जो पेरीमेट्रियम लेयर होती है वो इट इज़ मेड अप पेरीमेट्रियल लेयर, सबसे आउटर लेयर होती है, और ये पेरीमेट्रियल लेयर से मिलकर बनी होती है। तो अब अपन देखते हैं कि यूट्रस का बेसिकली फंक्शन क्या होता है। आप जानते हैं कि यूट्रस का बेसिकली फंक्शन डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इन सेक्सुअल ऑर्गन एंड सेक्स के टाइम में जब वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो वो यूट्रस में आके ही भ्रूण का निर्माण होता है। तो वही है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, मतलब यह रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज सिक्रेशन ऑफ द सेक्स हार्मोन, इसी से सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, ओस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो बेसिकली होते हैं। एंड इट प्ले मेजर रोल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो ये यूट्रस होता है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में रोल प्ले करता है। जो ओवम का निर्माण होता है 28 दिन में एक साइड में, मतलब 2 ओवरी होती हैं जो 28 दिन में एक साइड ये बनाएगी, एक मंथ ये बनाएगी, दोनों का कम्बिनेशन चलता है कि अगर एक मान लो जनवरी में ये वाली बनाई तो फरवरी में ये वाली, अगर फरवरी में ये वाली बनाई तो मार्च में ये वाली, कम्बिनेशन मतलब एक साथ दोनों नहीं बना सकते। और जो जब 28 दिनों बाद यूट्रस ओवम डिस्चार्ज होता है तो इसी यूट्रस की हेल्प से वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो अब अपन देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज द पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड म्यूकस एंड इंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो पीरियोडिक डिस्चार्ज होती है। जो अपन अभी बात कर रहे थे कि जो ओवम का निर्माण होता है 28 दिनों बाद वो जो जब डिस्चार्ज होता है तो जब वो उसके डिस्चार्ज होने पर ब्लीडिंग होती है, और वो ब्लीडिंग कहाँ होती है? इंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस। तो इंडोमेट्रियल लाइनिंग की यूट्रस में होती है, तो उसे अपन मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। फ्रॉम द यूट्रेमिक कैविटी, जो यूट्रस के अंदर एक यूट्रेमिक कैविटी होती है उसके अंदर ये प्रोसेस होती है। और ओवम जब डिस्चार्ज होता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन जब नहीं हो पाता तो ओवम डिस्चार्ज होता है 28 दिन बाद, तो वो यूट्रेमिक कैविटी के अंदर होता है। जो कैविटी मतलब खाली जगह, उसके अंदर होता है जो यूट्रस में प्रेजेंट होती है, तो उसे ये अपन मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। इट अकर्स ऑलमोस्ट एवरी 28 डेज। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट फ्रॉम 12 to 14 एज। मतलब ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये ओवरी, मतलब ओवरी के अंदर जो ओवम का निर्माण होता है और वो 28 दिन बाद जब डिस्चार्ज होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ना होने के बाद, तो उसे अपन मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। और ये 12 से 14 की एज में स्टार्ट हो जाते हैं। दे प्यूबर्टी स्टेज इन फीमेल, वो डिपेंड करता है कि फीमेल की प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी मतलब ओवम निर्माण होने की प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रही है, तो 12 to 14 एज में स्टार्ट हो जाती है फीमेल। इट स्टॉप इन द एज ऑफ 44 to 47, और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल 44 से 47 के एज में स्टॉप हो जाती है। नो एज मेंस्ट्रुएशन इट इज ड्यू टू डिक्रीज हार्मोनल सिक्रेशन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज डिवाइडेड 3 फेज। जो 44 to 40 एज में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है वो हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है। मतलब जब हार्मोन का सिक्रेशन आउट नहीं होता तो ओवम का निर्माण नहीं हो पाता, और जब ओवम का निर्माण नहीं हो पाता तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वहीं से एंड हो जाती है। तो ये बेसिकली 3 फेज पे डिपेंड करती है। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से फेज होते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहला फेज डिस्ट्रक्टिव फेज, फिर फॉलिकुलर फेज, और थर्ड फेज होता है ल्यूट्रिकल सिक्रेटरी फेज। तो अपन देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिव फेज क्या होता है, ये कितने दिन तक चलता है और इसमें
कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। तो इट इज़ फेज लास्टिंग 5 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन विच द मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग। मतलब जो डिस्ट्रक्टिव फेज होता है वो लास्ट के 5 days होता है, मतलब कि 24 दिन बाद, जो 24 दिन नहीं 23 दिन बाद जो 5 days बचता है तो वो डिस्ट्रक्टिव फेज कहलाता है। और इस डिस्ट्रक्टिव फेज के अंदर मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है। और अपन देखते हैं कि फॉलिकुलर फेज क्या होता है। इट इज स्ट्रेंथ फेज फॉर आफ्टर 9 days आफ्टर डिस्ट्रक्टिव फेज। मतलब यह डिस्ट्रक्टिव फेज के 9 days बाद स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग दीज टाइम रिप्रेजेंट इन इंडोमेट्रियम आकर्स। मतलब इसमें इस प्रोसेस में जब डिस्ट्रक्टिव फेज एंड हो जाता है, उसके डिस्ट्रक्टिव फेज स्टार्ट होने के 9 दिन बाद फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है। और इस फेज में ग्राफेन फॉलिकल द ओवरी मैच्योर विथ हेल्प ऑफ द एफएसएच एंड ओवर डेवलप इनसाइड द ओवरी। और इस प्रोसेस में ग्राफियन फॉलिकल से ओवरी का मतलब ओवरी मैच्योर हो जाती है और वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाती है। और किसके कारण जो ओवा निर्माण हुआ, डेवलप हुआ है एफएसएच एंड एस्ट्रोजन की वजह से, वो ओवा एकदम डेवलप होके फॉलिकुलर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। तो इस फेज को अपन फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इन दिस 14 days ग्राफेन फॉलिकल एक्सक्रीज एस्ट्रोजन आफ्टर 14 days ग्राफेन फॉलिकल रिलीज इन ओवा। मतलब ये आफ्टर 14 days में ओवा का रिलीज आउट करता है और बॉडी से बाहर हो जाता है। अपन देखते हैं कि ल्यूटिनाइजिकल सिक्रेटरी फेज क्या होता है। इट इज़ द नेक्स्ट आफ्टर 14 days टू फेज। मतलब ये जो लास्ट के 14 days बचते हैं उस फेज को अपन ल्यूटिकल सिक्रेटरी फेज कहते हैं। इन दिस फेज इंडोमेट्रियम बिकम द वेस्कुलर इन विच इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ कॉन्सियर। मतलब यह रिप्रोडक्शन के लिए बेस्ट स्टेज होती है। कौन सी फेज? ल्यूटिकल सिक्रेटरी फेज, क्योंकि इसमें ओवा जो डेवलप हो चुका है और वो फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है और ये वेस्कुलेशन के लिए बेस्ट टाइम होती है। तो अपन देखते हैं कि जो ल्यूटिकल फेज है वो कौन कौन सी स्टेप से होता है। तो कार्पस ल्यूटियम सिक्रेटरी प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग 14 days सिक्रेशन ऑफ कंट्रोल बाई LH। जो कार्पस ल्यूटियम सिक्रेटर है वो प्रोजेस्टेरोन के 14 days सिक्रेशन के बाद स्टार्ट होता है। और वो किसके माध्यम से कंट्रोल होता है? जो हमारे यूट्रस में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उससे कंट्रोल आउट होता है। इफ कम्प्लिकेशन अकर द सिक्रेशन ऑफ द पोस्ट्रोजन कंटेनिंग थ्रू द प्रेगनेंसी। जो जब अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तब प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन मतलब इसका नाम ही है प्रोजेस्टेरोन, मतलब यह प्रोटेक्ट करता है। और किसे प्रोटेक्ट करता है? जब जो भ्रूण का निर्माण हो रहा है मदर की यूट्रस में, उसको पर ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन। इफ नॉट कार्पस ल्यूटिकल बीइंग टू डिग्रेड एंड डज नॉट प्रोड्यूस एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर्स विच इज द कंसीडर एज 1 day मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। मतलब कि ये बिना कार्पस के सिक्रेशन के ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं होती और इस कंडीशन में लास्ट के 28 days मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज अपन ने देखा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, इसमें कितने फेज होते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अपन बारे में बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। इसके बेसिकली 4 ऑर्गन होते हैं और इसमें कौन कौन सी लाइनिंग होती है, अपन फंक्शन और इसके पर की डिटेल में बात कर चुके हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप